जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। व्हाट वी आर स्टडिंग टुडे, वी आर स्टडिंग ब्लॉक 8 माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी चैप्टर नंबर 18 हम लोग स्टडी कर रहे हैं लेविंसन से। अच्छा बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने क्या स्टडी किया, बेसिकली हम लोग ग्राम नेगेटिव रॉड्स पढ़े थे। एंटायरिक ट्रैक है, उसको हमने 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था। कुछ हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म थे जो कि विद इन द एंटायरिक ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे, कुछ वो थे जो विद इन द एंटायरिक ट्रैक और आउटसाइड द एंटायरिक ट्रैक कर रहे थे, फिर कुछ थे जो आउटसाइड द एंटायरिक ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे। तो अभी हम लोग पढ़े थे विद इन द एंटायरिक ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करने वाले। उसमें हमारे पास क्या था बच्चों, उसमें हमारे पास एक था शिगीला, उसके बाद था विब्रियो, उसके बाद था कैम्पाइलोबैक्टर और उसके बाद था हेलिकोबैक्टर। तो शिगीला, विब्रियो और कैम्पाइलोबैक्टर हो गया और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हेलिकोबैक्टर भी हो जाएगा। फिर हमारे पास ये वाले रॉड्स खत्म हो जाएंगे, फिर हमारे पास 2 और ऑर्गेनिज्म रह जाएंगे, फिर चैप्टर 18 इंशाल्लाह खत्म है। अब जो हेलिकोबैक्टर या एच पाइलोरी जिसको कहते हैं, ये भी हमारे पास कर्व्ड ग्राम नेगेटिव रॉड है। विब्रियो, कैम्पाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर तीनों हमारे पास क्या होते हैं, कर्वी होते हैं और ग्राम नेगेटिव होते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, स्ट्रांगली यूरिएज पॉजिटिव। ये बात आप लोगों ने नहीं भूलनी हेलिकोबैक्टर के केस में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पीछे हम लोगों ने जब कैम्पाइलोबैक्टर पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या होता है, यूरिएज नेगेटिव होता है, और हेलिकोबैक्टर क्या होता है, यूरिएज पॉजिटिव होता है। अब इसकी डिजीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों, आप लोगों को शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो जब आप लोगों ने ब्लॉक 7 की सर्जरी का मॉड्यूल पढ़ा है या हीमाटोलॉजी पढ़ी है, एक्स्ट्रानोडल मार्जिनल जोन लिम्फोमा, उसके अंदर पढ़ा होगा। हेलिकोबैक्टर कौन सी डिजीज़ कॉज करता है बच्चों, ये कॉज करता है गैस्ट्राइटिस, यानी कि जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो आपका स्टमक होता है, उसका गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन करा रहा होता है। इसके अलावा बच्चों ये पेप्टिक अल्सर कॉज करता है और ये रिस्क फैक्टर होता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, यानी कि जो स्टमक का कैंसर है उसके लिए, और माल्ट लिम्फोमा, ये लिम्फोमा कॉज कर सकता है, कार्सिनोमा कॉज कर सकता है, लेकिन ये करता क्या है, गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है बच्चों की, ये ह्यूमन स्टमक इसका नेचुरल रिजर्वॉयर होता है, यानी कि बहुत सारे लोगों के स्टमक के अंदर ये नेचुरली रह रहा होता है लेकिन इनको कुछ नहीं कह रहा होता, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर ये जाके बीमारी कॉज कर देते हैं। इसको बेसिकली इंजेस्ट फूड, वाटर, स्टूल या पर्सन टू पर्सन भी ये फैलते हैं, यानी कि एक बंदे को अगर एच पाइलोरी की इन्फेक्शन है दूसरे बंदे को भी हो सकती है। अब होता क्या है कि अभी आप लोगों ने इंजेस्ट कर लिया फूड, वाटर या स्टूल के थ्रू, उसके बाद क्या होता है कि ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा के म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, जो गॉबलेट सेल्स होते हैं ना, वहाँ पे जाकर ये अटैच होगा। और क्योंकि ये यूरिएज पॉजिटिव है तो यूरिएज एक एंजाइम होता है, ये लार्ज अमाउंट में यूरिएज प्रोड्यूस करता है, यही इसकी पैथोजेनेसिस है। इसने कोई टॉक्सिन नहीं सिक्रीट करना, कोई इन्वेजन नहीं करनी, सिर्फ यूरिएज प्रोड्यूस करना है। यूरिएज क्या करता है बच्चों, आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होता है यूरिया, मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में यूरिया के ऊपर एक्ट करके अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीट कराता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा के जरिए, मतलब सांस के जरिए बाहर चली जाती है। जो अमोनिया होती है बच्चों, ये हाईली अल्कलाइन होती है। ये क्या करती है, अमोनिया इन्फ्लेमेशन कॉज कराती है, जो गैस्ट्रिक का म्यूकोजा होता है उसको डैमेज करती है। इसके अलावा स्टमक में जो नेचुरली एक म्यूकस की लेयर लगी हुई होती है ना, जो इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो आपके स्टमक को HCl के इफेक्ट से, गैस्ट्रिक एसिड के इफेक्ट से बचा रही होती है, उसको खा जाता है। प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर जो होती है उसको खा जाता है, और यहाँ पे जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली भी स्टमक की वॉल्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है, वहाँ पे अल्सर कॉज करा देता है। इसके अलावा बच्चों ये जो अमोनिया होती है आपके स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। आपकी स्टमक के अंदर एसिड बेसिकली रखा क्यों गया, आपके स्टमक के अंदर एसिड इसलिए रखा गया है ताकि जो बैक्टीरिया हैं हार्मफुल या वो ख़त्म हो सकें, या जो खाना है आपका वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। अब जब स्टमक के अंदर एसिड नहीं रहेगा, अमोनिया खुला खाता मिल जाएगा कि अब मैं फ़ौरन से जो है ना वो इन्फ्लेमेशन कॉज करूँ, अल्कलाइन कर दूँ सारा मीडियम, बाकी जो बैक्टीरिया होंगे उनको भी मौका मिल जाएगा स्टमक को हार्म करने का। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है कि बच्चों बार बार ना एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर पेन होता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन कौन सा होता है बच्चों, जैसे ये हमारे पास 9 रीजन हम लोगों ने पढ़े थे ना एनाटमी के अंदर, तो ये अम्बलाइकस रीजन से ऊपर वाला जो रीजन होता है ना, यहाँ पे ब्रेस्ट से नीचे बीच में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, जहाँ पे आपका स्टमक होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है और वक्फे वक्फे से पेन होता है, और ये पेन जो होता है बच्चों खाने से रिलीव होता है, यानी कि इन लोगों को डॉक्टर कहते हैं कि आपने रोज़ा नहीं रखना, आपने हर 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ लाइट खाना है। तेल वगैरह या मिर्च मसालों का इस्तेमाल तो खैर बंद होता है, लेकिन ये होता है कि आपने कुछ सॉफ्ट केला हो गया, दूध हो गया, वो पी लेना है या खा लेना है। और बाज़ों का GIT के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है, इतने शदीद अल्सर्स हो जाते हैं। अब इसकी लैब डायग्नोसिस हम लोग किस तरह से करते हैं बच्चों, बायोप्सी या फिर ग्राम स्टेनिंग करते हैं, उसके ऊपर कर्व ग्राम नेगेटिव रॉड मिलते हैं। उसी तरह से स्कायरोस मीडियम के ऊपर कल्चर करते हैं, जिस तरह हमने कैम्पाइलोबैक्टर को किया। बहुत स्ट्रॉन्ग यूरिएज पॉजिटिव रिजल्ट देता है ये। और यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि हम पेशेंट को रेडियो एक्टिव यूरिया देते हैं। जब हम रेडियो एक्टिव यूरिया देते हैं और अगर उस बंदे के अंदर एच पाइलोरी हुआ और एच पाइलोरी यूरिएज सिक्रीट कर रहा हुआ, तो वो रेडियो एक्टिव यूरिया को अमोनिया और CO2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा
अब ये लेबल्ड CO2 प्रोड्यूस होगी, यानी कि इस CO2 के अंदर ये बाकी CO2 से डिफरेंट होगी। अब आइदर कलर की फॉर्म में या स्मेल की फॉर्म में किसी तरीके से डिफरेंस होगा इसके अंदर। तो जब CO2 सिक्रीट होगी तो हमें पता चल जाएगा कि H. पाइलोरी अंदर है। इसके अलावा हम लोग स्टूल एंटीजन टेस्ट करा रहे होते हैं। ये बेसिकली स्टूल एंटीजन टेस्ट ये होता है, स्टूल का टेस्ट, उसके अंदर हम एंटीजन्स देख रहे होते हैं। ये कराया जाता है आमतौर पर ट्रीटमेंट के बाद, ये देखने के लिए कि पूरी तरह से इराडिकेट हो चुके H. पाइलोरी या नहीं। उसके बाद हमारे पास इसका ट्रीटमेंट क्या होता है बच्चों, ट्रिपल थेरेपी होती है, जिसके अंदर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है और 2 एंटीबायोटिक्स होती हैं, एमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल। मैं रिपीट करा देती हूँ आप लोगों को। H. पाइलोरी कर्व ग्राम नेगेटिव रॉड है, स्ट्रॉन्गली यूरिएज पॉजिटिव है, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर और रिस्क फैक्टर है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और मार्ट लिम्फोमा के लिए। पहले इसकी इंजेक्शन होती है, फिर ये जाके म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के साथ बाइंड हो जाता है, वहाँ पे यूरिएज प्रोड्यूस करता है। यूरिएज क्या करता है, यूरिया को अमोनिया और CO2 के अंदर प्रोड्यूस करता है। अमोनिया क्या करता है, आपके स्टमक एसिड को अल्कलाइन कर देता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, डैमेज करता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा को और आपकी म्यूकस की प्रोडक्टिव लेयर को डैमेज कर देता है। फिर होता क्या है कि आपको रिकरेंट एपिगैस्ट्रिक पेन होता है और GIT के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। जब आप बायोप्सी और ग्राम स्टेनिंग के ऊपर देखेंगे तो आपको कर्व ग्राम नेगेटिव रॉड मिलेगा। आप कल्चर भी कर सकते हैं, आप यूरिया ब्रेथ टेस्ट भी कर सकते हैं और स्टूल एंटीजन टेस्ट भी कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम इसके अंदर ट्रिपल थेरेपी दे रहे होते हैं। बच्चों ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ने हैं पैथोजेंस विच आर आउटसाइड द एंटारिक ट्रैक। इसमें बहुत सारे पैथोजेंस हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर जो है ना वो एक प्रोटियस है और एक स्यूडोमोनास है। तो हम इंशाल्लाह पहले स्यूडोमोनास पढ़ेंगे, स्यूडोमोनास एरेजिनोसा, और फिर हम लोग इंशाल्लाह प्रोटियस पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन शो कर दिया करो। इतनी गर्मी में मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ यार।